बच्चों, हम लोग अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग पीएच तक पढ़े थे। अब पीएच के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सूचक, इंडिकेटर्स। सूचक किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना अपने रंग परिवर्तन के आधार पर देते हैं, ऐसे पदार्थों को सूचक कहते हैं। यानी जो सूचक होता है यह अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना अपने रंग परिवर्तन के आधार पर देगा। जैसे फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन एक सूचक होता है। यह अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है। तो इस रंग परिवर्तन के आधार पर हम अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना पाते हैं। सूचक में हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक वे सूचक जिनका रंग अम्लीय विलयन में तथा क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न होता है, ऐसे सूचकों को अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे फिनाफ्थलीन आपका है, यह एक तरह से अम्ल क्षार सूचक है। इसके अलावा लिटमस होता है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग प्रदर्शित करता है और क्षारीय विलयन में नीला रंग प्रदर्शित करता है। तो यह अम्ल क्षार सूचक होता है जिसका रंग अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न होता है। ये जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं, इनका एक पीएच परिसर होता है। पीएच परिसर, पीएच रेंज। पीएच परिसर किसे कहते हैं? पीएच परिसर किसी अम्ल क्षार सूचक का एक रंग से दूसरे रंग में परिवर्तन एक निश्चित पीएच पर न होकर एक परिसर में होता है। उस परिसर को उस सूचक का पीएच परिसर कहते हैं। यानी एक निश्चित पॉइंट नहीं होता है कि उसके आगे पीछे कलर चेंज हो जाएगा। एक रेंज होता है, उस रेंज पर जाकर के उसका कलर परिवर्तित होता है। जैसे फिनाफ्थलीन है, फिनाफ्थलीन इस सूचक का पीएच परिसर होता है 8 से 9.8। यानी जो फिनाफ्थलीन है, विलयन का पीएच मान 8 से कम है
तो वहां पर इसका कलर रंगहीन होता है। और जब विलयन का पीएच मान 9.8 से अधिक होगा तो उस समय इसका रंग गुलाबी हो जाता है। यानी एक शुद्ध रंग से दूसरे शुद्ध रंग में परिवर्तन एक निश्चित पॉइंट पर नहीं हो रहा है, एक रेंज में हो रहा है। यानी 8 और 9.8 के बीच अगर पीएच मान है विलयन का, तो वहां पर न तो शुद्ध रंगहीन होगा न शुद्ध गुलाबी होगा, वहां पर इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज मेथिल ऑरेंज इसका पीएच परिसर होता है 3.1 से 4.5। 3.1 और 4.5 यहां पर जब विलयन का पीएच मान 3.1 से कम होगा तो मेथिल ऑरेंज का रंग लाल होता है। और जब विलयन का पीएच मान 4.5 से अधिक होगा तो मेथिल ऑरेंज का रंग पीला होता है। यानी शुद्ध लाल 3.1 से कम पीएच पर शुद्ध लाल रंग प्रदर्शित करेगा, और जब पीएच मान 4.5 से अधिक होगा तो शुद्ध पीला प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर विलयन का पीएच मान 3.1 से 4.5 के बीच में है, तब लाल और पीला दोनों का मिश्रित रंग प्रदर्शित करता है। तो ये कहलाता है सूचक का पीएच परिसर। यानी पीएच परिसर किसे कहते हैं? किसी सूचक का एक शुद्ध रंग से दूसरे शुद्ध रंग में परिवर्तन एक निश्चित पीएच पर न होकर एक रेंज में होता है, जिसे उस सूचक का पीएच परिसर कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है सूचक के सिद्धांत। सूचक का सिद्धांत क्या होता है? सूचकों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों को सूचक के सिद्धांत कहते हैं, और ये सिद्धांत हैं, एक है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। ओस्टवाल्ड का सिद्धांत और दूसरा है क्विनो नायर सिद्धांत। ओस्टवाल्ड थियरी और क्विनो नायर थियरी, ये दो सिद्धांत दिए गए हैं सूचक के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए। इसमें हम लोग पहले ओस्टवाल्ड सिद्धांत को देखते हैं। ओस्टवाल्ड सिद्धांत। ओस्टवाल्ड सिद्धांत क्या कहता है? ओस्टवाल्ड सिद्धांत सूचकों के रंग परिवर्तन की व्याख्या आयनन के आधार पर करता है। इस सिद्धांत में माना गया है कि सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं, और इनके आयनन से उत्पन्न आयनों तथा
अवियोजित अणुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात ये अपना रंग परिवर्तन आयनन के आधार पर करते हैं। जैसे फिनाफ्थलीन को एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल माना गया है और इसको हम लोग HPH द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। फिनाफ्थलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। अब इसकी व्याख्या हम करते हैं। तो चूंकि फिनाफ्थलीन को दुर्बल कार्बनिक अम्ल माना गया है और इसको HPH संकेत द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसका आयनन होता है तो यह टूटता है। चूंकि यह दुर्बल कार्बनिक अम्ल है तो इसका पूर्ण आयनन नहीं होगा, उत्क्रमणीय क्रिया होगी, टूटेगा तो H+ आयन और PH- आयन। यह फिनाफ्थलीन अणु है, यह फिनाफ्थलीन अणु रंगहीन होता है और फिनाफ्थलीन आयन गुलाबी रंग का होता है। अब देखिए कैसे अम्लीय विलयन में यह रंगहीन होगा और क्षारीय विलयन में गुलाबी होगा। तो जब अम्लीय विलयन होगा तो अम्लीय विलयन में अम्ल के आयनन से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा और फिनाफ्थलीन के आयनन से भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहा है। अर्थात अम्लीय विलयन में एक आयन समान मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन, यानी यहां पर एक प्रभाव लागू हो रहा है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इस प्रभाव को कहते हैं सम आयन प्रभाव। तो जब सम आयन प्रभाव कहीं पर भी लागू होता है तो वहां पर आयरन की मात्रा घट जाती है। तो यहां हाइड्रोजन आयन सम आयन होने के कारण फिनाफ्थलीन का आयनन कम हो जाता है। जब फिनाफ्थलीन का आयनन कम हो जाता है तो विलयन में गुलाबी रंग के फिनाफ्थलीन आयनों की सांद्रता भी कम हो जाती है। तो विलयन में गुलाबी रंग के फिनाफ्थलीन आयनों की सांद्रता कम हो जाती है और अनायनित रंगहीन फिनाफ्थलीन अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। तो रंगहीन वाले अणु की सांद्रता अधिक और गुलाबी रंग के आयन की सांद्रता कम है, इसलिए परिणामी विलयन कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। जिसकी सांद्रता अधिक रहेगी वैसा ही परिणामी विलयन दिखेगा। इसलिए अम्लीय विलयन में फिनाफ्थलीन कैसा दिखता है? रंगहीन। वहीं हम क्षारीय विलयन की बात करें तो क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा, क्षार के आयनन से OH आयन उत्पन्न होगा और फिनाफ्थलीन के आयनन से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, यानी यहां पर सम आयन प्रभाव क्रिएट नहीं होता है। जब सम आयन प्रभाव लागू नहीं होगा तब फिनाफ्थलीन का आयनन क्या होगा? अधिक होगा। तो जब अधिक होगा तो विलयन में
गुलाबी रंग के फिनाइलफिलीन आयनों की सांद्रता अधिक रहेगी और अवियोजित फिनाइलफिलीन अणुओं की सांद्रता कम रहेगी। इसलिए क्षारीय विलयन में परिणामी विलयन कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो ये ओस्टवाल्ड सिद्धांत कहता है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है क्विनोनाइट सिद्धांत। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज को माना गया है दुर्बल कार्बनिक क्षारक माना गया है और इसको प्रदर्शित किया जाता है MeOH से। Me मेथिल ऑरेंज और OH चूंकि क्षारक माना गया है तो OH होना आवश्यक है। अब यह जो मेथिल ऑरेंज होता है यह अम्लीय विलयन में लाल रंग का होता है और क्षारीय विलयन में पीला होता है। कैसे होता है देखिए, मेथिल ऑरेंज का आयनन कराएंगे इस तरह से। यह मेथिल ऑरेंज अणु है, यह मेथिल ऑरेंज अणु पीला होता है और मेथिल ऑरेंज आयन का रंग लाल होता है। अम्लीय विलयन में समान प्रभाव लागू नहीं होगा जिसके कारण मेथिल ऑरेंज का आयनन अधिक होगा और जब आयनन अधिक होगा तो लाल रंग के मेथिल ऑरेंज आयनों की सांद्रता अधिक और पीले रंग के मेथिल ऑरेंज अवियोजित अणुओं की सांद्रता कम रहेगी। इसलिए अम्लीय विलयन में परिणामी विलयन कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज को अगर हम मिलाते हैं तो क्षारीय विलयन में क्षार के आयनन से OH आयन उत्पन्न होगा और मेथिल ऑरेंज से भी OH आयन उत्पन्न हो रहा है। तो यहां सम आयन प्रभाव लग जाएगा जिसके कारण मेथिल ऑरेंज का आयनन कम हो जाएगा और जब आयनन कम होगा तो विलयन में लाल रंग के मेथिल ऑरेंज आयनों की सांद्रता कम रहेगी और अवियोजित पीले रंग के मेथिल ऑरेंज अणुओं की सांद्रता अधिक रहेगी। इसलिए क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा? पीला होगा, पीला रंग प्रदर्शित करेगा। दूसरा सिद्धांत है क्विनोनाइट सिद्धांत, क्विनोनाइट थ्योरी। क्विनोनाइट सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार सूचकों में रंग परिवर्तन उनकी संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। यानी यह सिद्धांत कहता है कि सूचकों में रंग परिवर्तन उनकी संरचनाओं में परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में सूचकों की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। एक हल्के रंग की संरचना होती है या रंगहीन संरचना और एक गहरे रंग की संरचना होती है और जिस संरचना की जिस विलयन में प्रधानता होगी सूचक का रंग उसी तरह का प्रदर्शित होगा। इस सिद्धांत में बताया गया है कि सूचकों की दो तरह की संरचनाएं होती हैं। एक बेंजीनाइट संरचना कहलाती है और एक क्विनोनाइट संरचना कहलाती है। बेंजीनाइट संरचना हल्के रंग या रंगहीन संरचना होती है और क्विनोनाइट संरचना सूचक के गहरे रंग या रंगीन रंग की संरचना होती है।
यानी एक संरचना बेंजीन आयड होती है, बेंजीन आयड, बेंजीन जैसी, इसको बेंजीन आयड कहते हैं। देखिए यह हमारी बेंजीन आयड संरचना है। और दूसरी क्विनोन आयड, क्विनोन रिंग जैसी, ये कहलाती है बेंजीन नायड संरचना। और यह रंगहीन होती है या हल्का रंग। और दूसरी वाली संरचना ये क्विनो नायड संरचना कहलाती है। ये गहरे रंग की संरचना या रंगीन संरचना होती है। यानी सूचक, अगर सूचक का रंग विलयन में रंगहीन है, इसका मतलब कि उस विलयन में सूचक की बेंजीनाइड संरचना मौजूद है। और यदि विलयन में सूचक रंगीन रंग प्रदर्शित करता है तो वहां पर उसकी तीनों नायड संरचना होगी। जैसे फिनाप्थलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है, अर्थात फिनाप्थलीन अम्लीय विलयन में बेंजीनाइड संरचना प्रदर्शित करता है और क्षारीय विलयन में क्विनोनाइड संरचना। ये क्विनोनाइड सिद्धांत है। सर्वव्यापी सूचक, सर्वव्यापी सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? सर्वव्यापी सूचक, सर्वव्यापी सूचक यह विशेष प्रकार का सूचक होता है जो कई सूचकों का मिश्रण होता है। कई सूचकों को आपस में मिलाकर एक विशेष प्रकार का सूचक बनाया जाता है जिसे सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। जैसे कोलथाप, जैसे कोलथाप, कोलथाप एक सर्वव्यापी सूचक होता है और यह कोलथाप 5 सूचकों का मिश्रण होता है। और ये 5 सूचक कौन कौन हैं? फिनाप्थलीन, मेथिल रेट, अल्फा नेप्थाल्थिलीन, थाइमाल्थिलीन, ब्रोमोथाइमाल ब्लू। ये 5 सूचक हैं। इन 5 सूचकों को मिलाकर एक विशेष प्रकार का सर्वव्यापी सूचक बनाया गया है जिसका नाम है कोलथाप। और ये जो सर्वव्यापी सूचक होता है यह एक ही सूचक विलयन के भिन्न भिन्न पीएच मान पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। जैसे कोलथाप विलयन का पीएच मान 4 होने पर लाल रंग प्रदर्शित करता है। यदि पीएच मान 5 हो नारंगी रंग प्रदर्शित करेगा। पीएच मान 6 हो तो नींबू पीला। पीएच मान 7 होने पर हरा पीला ग्रीनिश येलो। पीएच 8 होने पर हरा। पीएच 9 पर नीला हरा। पीएच 10 पर नीला बैगनी और पीएच 11 पर लाल बैगनी। यानी यह सूचक इन भिन्न भिन्न पीएच पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। इसे सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के सामान्य गुण। अम्ल के क्या गुण होते हैं?
अम्ल के सामान्य गुण। तो अम्ल के सामान्य गुण, प्रबल अम्ल जो होते हैं, प्रबल अम्ल ये संक्षारक होते हैं। प्रबल अम्ल संक्षारक होते हैं, यानी ये त्वचा पर लगेंगे तो त्वचा को जला देंगे, फफोले उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए इसको कहा जाएगा संक्षारक। प्रबल अम्ल संक्षारक होते हैं। दूसरा पॉइंट आप दे सकते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तीसरा पॉइंट, ये जल में विलेय होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं। जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो अम्ल को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो सामान्यतः जो सांद्र अम्ल होते हैं, इन सांद्र अम्लों को घोलने के लिए क्या करना चाहिए कि अम्ल लेकर उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा के कारण हमारा उपकरण चटक जाएगा, टूट सकता है, विस्फोट हो सकता है। इसलिए कभी भी अम्ल को तनु करना होता है, उसमें पानी मिलाना होता है, तो हम पहले पानी ले लेते हैं और तब उसमें अम्ल को धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालते हैं, ताकि जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी वह ऊष्मा जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। इसलिए उपकरण के चटकने या विस्फोट होने का भय नहीं रहता है। तो जल में विलय होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम दे सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को, यह नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर अगर अम्ल में ले जाकर डुबाएंगे, डिप करेंगे, तो डुबाने पर वह नीला लिटमस लाल हो जाता है। यह धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे जिंक है, तनु H2SO4 से क्रिया कराएं तो यहां क्रिया होकर जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। या फिर जिंक धातु है, HCl से क्रिया कराएं, यह भी अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक, तो यहां बन जाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और अगला पॉइंट दे सकते हैं कि यह क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है। कोई भी अम्ल, जैसे HCl है, अम्ल है, क्षार NaOH, इससे क्रिया कराएंगे तो लवण बन जाएगा NaCl और H2। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल के बनने की क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो ये अम्ल के सामान्य गुण थे। इसी तरह से क्षार के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं? क्षार के सामान्य गुण, इसमें देखिए अम्ल की तरह क्षार भी संक्षारक होते हैं। क्षार जल में विलेय होते हैं। इनका स्वाद, क्षार का स्वाद तीखा या कह सकते हैं कड़वा होता है। क्षार
अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जैसे NaOH धन HCl, यह क्षार है या अम्ल है, क्रिया करके बना लेगा लवण NaCl धन H2। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अगला आप दे सकते हैं कि क्षार तेल या वसा से क्रिया करके साबुन बनाता है और ग्लिसरॉल बनाता है। तेल या वसा के साथ साबुन और ग्लिसरॉल बनाता है। जैसे आप दिखा सकते हैं CH2OCOC 17H35, CHOCOC 17H35, CH2OCOC 17H35 प्लस 3NaOH। तो यह आपका तेल या वसा कहलाएगा। सोडियम या ग्लिसरीन ट्राइस्टीरेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया होगी तो बन जाएगा 3 अणु C17H35COONA प्लस CH2OH CHOH CH2OH। यह साबुन हो गया और यह ग्लिसरॉल हो गया। तो तेल या वसा की क्षार से क्रिया होने पर साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। और एक गुण होता है क्षार का कि क्षार ये साबुन के समान चिकने होते हैं। साबुन के समान चिकने, जैसा साबुन स्लिपरी होता है उसी तरह से क्षार को टच करिए तो टच करने के बाद आप देखेंगे साबुन की तरह से चिकना होता है। तो ये क्षार के सामान्य गुण थे, अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। उदासीनीकरण तथा उदासीनीकरण ऊष्मा। जैसा कि हम लोग जानते हैं अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनता है। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अम्ल होता है उसके आयनन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन क्षार के आयनन से उत्पन्न OH आयन से क्रिया करके उदासीन जल का अणु बना लेता है। इस क्रिया को भी हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। अर्थात हम उदासीनीकरण को परिभाषित कर सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। जैसे HCl धन NaOH क्रिया होगा तो ये बनेगा NaCl धन H2। यह आपका अम्ल है, यह आपका क्षारक है, यह लवण है और यह पानी। तो यह क्रिया हो गई उदासीनीकरण। जब उदासीनीकरण की क्रिया होती है तो उदासीनीकरण की क्रिया में सदैव ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, और जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह कहलाती है उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं
कि एक मिली तुल्यांक अम्ल की 1 मिली तुल्यांक क्षारक से क्रिया कराने पर जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उसकी उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे HCl और NaOH इनकी क्रिया कराई जाए तो NaCl धन H2O बनता है और यहां 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर H2SO4 धन 2 NaOH हो तो यहां हो जाएगा Na2SO4 धन 2 H2O। यहां भी 13.7 किलो कैलोरी। या Cl धन के OH हो KCl धन H2O 13.7 किलो कैलोरी। यहां पर आप देख रहे हैं कि HCl प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, HCl प्रबल अम्ल है, KOH प्रबल क्षार है और उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो। यानी अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण क्रिया कराई जाती है तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव स्थिर रहता है और वह कितना होता है 13.7 किलो कैलोरी। क्योंकि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान अम्ल और क्षारक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यही अगर इनमें से कोई एक दुर्बल हो जाए तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान चेंज हो जाता है। जैसे CH3COOH धन NaOH एसिटिक अम्ल, यह आपका दुर्बल अम्ल है। NaOH प्रबल क्षारक है तो यहां क्रिया होगा तो बन जाएगा CH3COONA धन H2O सोडियम एसिटेट और यहां पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है 13.3 किलो कैलोरी। अगर यही HCOOH ले लिया जाए और दुर्बल क्षार NH4OH तो बन जाएगा HCOONH4 प्लस H2O और यहां 11.9 किलो। यह अम्ल भी दुर्बल है और भस्म आपका क्षार जो है यह भी दुर्बल है। देखिए अम्ल और क्षार में से किसी एक के दुर्बल होने पर या दोनों के दुर्बल हो जाने पर उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाता है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल NaOH प्रबल क्षार है, यहां पर उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.3 किलो कैलोरी हो गया। और यदि अम्ल क्षार दोनों दुर्बल हो गए, फार्मिक अम्ल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों दुर्बल हैं, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, तो यहां पर अमोनियम फार्मेट लवण बन रहा है और जल, और यहां देख रहे हैं 11.9 किलो कैलोरी, यानी 13.7 से कम हो गया। और ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा, अर्थात अम्ल और क्षार में से
किसी एक के दुर्बल होने या दोनों के दुर्बल होने पर उदासीनीकरण उष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ऐसे पदार्थों के लिए उदासीनीकरण उष्मा का मान अम्ल और क्षारक की प्रकृति पर निर्भर करता है।